नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज का प्रश्न था कपालभाति करने में भी बहुत लोग पजल होते हैं, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, या क्यों करना चाहिए या कितना करना चाहिए। बहुत से प्रश्न हैं क्योंकि कपालभाति अभी एक्चुअल में प्राणायाम के नाम से फेमस हो गया। अदरवाइज कपालभाति षट क्रिया में शामिल है। हठ योग प्रदीपिका में षट क्रिया मतलब जो शुद्धि की क्रियाएं हैं, जैसे नौली है, बस्ती है, धोती है, उसी तरह कपालभाति है। लेकिन चलिए, ये तो टीटीसी का विषय हो जाता है जो टीचर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। कुल मिला के जो बात है वो ये है कि कपालभाति किनको नहीं करना चाहिए। एक तो हाई बीपी वालों को कपालभाति बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और एक जिनको एसिडिटी रहती है, बहुत ज्यादा तेजाब बनता है, उनको भी कपालभाति या तो ना करें, या करें तो कैसे करेंगे, जैसे बहुत स्लो स्पीड में करेंगे, जैसे इस तरह से तीव्रता से। तो मतलब हाई बीपी वाले तो रिस्क ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है। तो एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, कितना करना चाहिए? मैक्सिमम 5 से 10 मिनट बहुत है। जो जिनको करना भी है 10 मिनट तक, क्योंकि फिर क्या है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट का मतलब अग्नि उत्पन्न होती है। जब ऐसे हम करते हैं तो ये जो स्ट्रोक लगता है हमारे डाइजेशन में, वहां हीट जनरेट हो जाती है, और जिनको एसिडिटी नहीं भी है उनको भी बन सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यानी 5 से 10 मिनट तक काफी है, मध्यम गति से काफी है। बहुत ज्यादा जोर जोर से करने से उस समय के लिए बीपी हाई हो जाएगा, किसी को हेडेक हो जाता है, अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा। तो इसलिए कोई रिस्क ना लें। योग प्राणायाम में भी जैसे अभी काफी लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेदा में कोई भी औषधि है वो भी आपको किसी देखरेख में लेनी चाहिए। अब जैसे सिंपल औषधि का ही छोड़ दो, अगर आप सिर्फ घरेलू नुस्खे की बात कर लेते हैं, मैंने आपसे काफी बार ये एग्जांपल शेयर भी किया है। एक व्यक्ति आए थे हमारे पास, उनको सुबह सुबह वॉमिट आता था और उसमें थोड़ा सा ब्लड आता था, और वो इसके लिए एडमिट भी हो चुके थे, हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके थे, लेकिन वो उनको कोई रीजन ही नहीं मिला। तो अब हमारी आदत है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में क्या आदत है कि सुबह से शाम तक पूछते हैं कि आप क्या खाते हैं। तो जैसे ही मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला मैं सुबह उठते ही 3 लहसुन की कलियां खाता हूं, कच्ची चबा चबा कर। मैंने कहा क्यों खाते हैं आप ऐसा? कहते मेरे दादी जी ने बताया था कि बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन बंद कब करोगे? कितनी देर खाना था, कितना खाना था ये? मैंने कहा दादी जी से दोबारा नहीं पूछा आपने कि ये बंद कितने दिन रेगुलर खाना है? कहते नहीं, उनकी तो डेथ हो गई। अब ये भी मुश्किल हो गया, तो अब बंद कौन करवाएगा? अब उन्होंने लहसुन खाना शुरू कर दिया, और इतना ज्यादा अंदर से वो एसिडिक हो गए, अंदर स्किन जो है वो छोटे छोटे अल्सर हो गए गर्मी की वजह से। अब सुबह उनको वॉमिट आए, और वो उनको साइकोलॉजिकली दिमाग में बैठ गया कि लहसुन तो अच्छा होता है। हो गई ना समस्या? तो इसलिए हर चीज का जिसका बेनिफिट है उसका नुकसान भी हो सकता है, अगर आप उसको सही तरीके से समझकर बिना किसी ऐसी गाइडेंस के ले लेते हैं। इसीलिए अब ऑनलाइन इतना सोशल मीडिया एक्टिव है कि आप कुछ भी गूगल से सर्च करके सब, किसी ने तुलसी के पौधे खाली कर दिए, किसी ने गिलोय बेल, सब खा खा कर मतलब उसका पर्पस बस आपको ये पता लग गया कि ये अच्छा होता है, बस। ऐसा नहीं होता। अच्छी चीज भी मात्रा अनुसार बुरी हो सकती है। तो इसलिए अगर अमृत भी बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो भी विष समान कार्य करता है, और विष अमृत समान कार्य कर जाता है अगर मात्रा का पता हो। जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, आप उनको पढ़िए कभी, वो पॉइजनस होती हैं, लेकिन उनकी मात्रा होती है कि इतनी देनी है। आप समझ रहे हैं? सांप के जहर से कितनी दवाइयां बनती हैं, लेकिन उसकी मात्रा पर निर्धारित करता है कि वो फायदा करेगा या नुकसान करेगा। तो आप ऐसे ही आंख मूंद कर कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते। ये मैं आपसे बार बार बोलता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं। कोई ऐसी
नुकसान ना ले ले, है ना। जो आपको बताया जाए किसी के अंडर गाइडेंस, आपके आसपास होगा कोई ना कोई नेचुरोपैथी आयुर्वेद का जानकार, उनसे जानकारी ले ले, नुकसान ना ले, ठीक है। तो इसी तरह कपालभाति है, कपालभाति का भी नुकसान हो सकता है अगर आप बहुत तीव्रता से करेंगे और बहुत देर तक। हाँ, अगर पहले से ही हाइपर एसिडिटी के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, तो उनको नुकसान हो सकता है। जैसे सर्वाइकल है, सर्वाइकल में भी अगर आप ज्यादा करेंगे तो सर्वाइकल का पेन बढ़ जाएगा। अब ये लॉजिकली और डिटेल में समझाना तो बहुत समय का विषय। हमारे यहां जो टीटीसी करने के लिए आते हैं उनको तो हम पूरा डिटेल में समझा जाते हैं कि क्या कारण है, उससे वात बढ़ता है। आप कोई भी व्यायाम करते हैं ना, वात और पित्त की वृद्धि होती है, और सर्वाइकल वात रोग है इसलिए बढ़ जाता है। तो अब ज्यादा डिटेल में कैसे समझाऊंगा मैं आपको, बस आप याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए, और हाँ, टीटीसी से मुझे याद आ गया, 1 मार्च से हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स का नया बैच शुरू कर रहे हैं रेजिडेंशियल, हमारे नेचुरोपैथी सेंटर पर, ठीक है। वहां पर रहने खाने का बंदोबस्त है, वो 1 महीने का रहेगा। जो भी इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं विद सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड कोर्स है ये नेचुरोपैथी का। उसमें आयुर्वेदा भी आपको बताया जाएगा, नेचुरोपैथी भी बताई जाएगी। नेचुरोपैथी तो सेंटर है ही है, वहां पर पेशेंट को कैसे हम ट्रीट करते हैं वो आपको दिखाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा। जो टीटीसी करना चाहते हैं, जो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स है वो 1 महीने का। वहीं पर रहना खाना पीना आपका सारा बंदोबस्त वहीं पर होगा, और उसमें फूड साइंस के बारे में बताया जाएगा, भोजन की क्या महत्वता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो ये एक जानकारी थी। और 20 जनवरी से हम फ्री वेट लॉस कैंप लगा रहे हैं, लाइव सेशन होगा, फ्री होगा, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर, इसी पेज पर जिस पर आप अभी देख रहे हैं। तो बाकी जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है वो पूछिए, मैं अभी देख लेता हूं। शेखा सवाली जी, अर्कल जी नमस्कार, अमरदीप सोन जी नमो आनंदम, राज रैना जी नमस्कार, आप जम्मू से हैं, परमजीत सोन जी नमो आनंदम, मन्नू कपूर जी हाँ थैंक यू, धन्यवाद, उषा पौरवाल जी नमो आनंदम, सरला मौर्य जी नमो आनंदम। चलिए, जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है, तो कपालभाति के बारे में क्वेश्चन आया था, मुझे लगा मैं सिर्फ उनको तो बताना ही है, लेकिन एक लाइव सेशन ही इस पर करूंगा। कपालभाति से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, जिनके पेट में कोई अल्सर हो, जख्म हो, लूज मोशन की कंडीशन में, बुखार की कंडीशन में आप कपालभाति बिल्कुल नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इन सारी कंडीशन में जिसमें कपालभाति नहीं कर सकते, उन सारी कंडीशन में अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, अनुलोम विलोम सीधे लेटकर भी कर सकते हैं, कपालभाति लेटकर नहीं कर सकते, यह भी याद रखना है। कपालभाति आप खड़े रहकर भी नहीं कर सकते, कपालभाति के लिए चौकड़ी लगाना या चेयर पर बैठना जरूरी होता है, ठीक है। कृष्णा जी, हिमाचल में बद्दी सेंटर है, तो मैं आपको यहां एड्रेस, कमेंट में एड्रेस डाल दूंगा, लोकेशन डाल दूंगा। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइए, उसमें भी लिंक आएगा, वो भी फ्री लिंक रहता है। जो ये वेट लॉस प्रोग्राम हमारा चलेगा उसका डेली लिंक भी उसमें आया करेगा। तो कपालभाति के बारे में और कोई जानकारी आपको लेनी हो वो आप बताइए मुझे। और डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है अगर आपने अति किया, नॉर्मल कीजिए, 5 मिनट तक सभी कर सकते हैं, लेकिन हाई बीपी वाले वो भी नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क नहीं लेना। और ये थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेद ऐसा हो गया है कि आपको फेथ इतना हो जाता है कि उसी दिन से दवाइयां बंद कर देते हैं। ऐसा ना करें। किसी को हाई बीपी है, वो एक दिन कपालभाति अनुलोम विलोम करके सोचता है कि आज मेरा बीपी ठीक हो जाएगा और मैं अब दवाई नहीं लूंगा, ऐसा रिस्क ना लें। और सर्दियों में तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। दवाई नहीं छोड़नी, दवाई आपने डॉक्टर की देखरेख में ही छोड़नी है। अगर छोड़नी है, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति ना करें।
हाँ, अमरदीप सोन जी ने देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि लेफ्ट से क्यों शुरू करना है। अनुलोम विलोम लेफ्ट से इसलिए शुरू करना है अमरदीप सोन जी, ये हमारे सभी को जानकारी होनी चाहिए, हमारी नाक एक नहीं होती है, दो नाक होती है, लेफ्ट नोस्ट्रल एंड राइट नोस्ट्रल। ठीक है, आपको ये मिरर इमेज है लाइव सेशन में, फ्रंट कैमरा है ना, तो आपको ये लेफ्ट नजर आ रहा होगा, ये राइट नजर आ रहा होगा। बट चलिए, तो लेफ्ट से इसलिए शुरू करते हैं, वो है चंद्र स्वर, यानी ठंडक हमारे अंदर जाती है। तो ये इसलिए शुरू हुआ था हठ योग में, हकार और ठकार इसके संयोग से, संतुलन से जो योग की प्राप्ति होती है उसको हठ योग बोलते हैं। हठ योग की डेफिनेशन भी इतनी उल्टी पुल्टी है हमारे समाज में फैली हुई। हठ योग का मतलब कहते हैं कि जबरदस्ती, हठ का मतलब जबरदस्ती से लगाते हैं लेकिन हठ योग प्रदीपिका आप पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा आपको, हकार और ठकार यानी चंद्रमा और सूर्य, इसके संतुलन से जो योग प्राप्त होता है उसको हठ योग बोलते हैं। हकार और ठकार से जो सुषुम्ना की जागृति होती है, उससे हमारी सोच और समझ उन्नत होती है, उसको हठ योग बोलते हैं। तो अनुलोम विलोम लेफ्ट से इसलिए शुरू करना, जैसे आपको हमारे समाज में गुस्से वाले लोग ज्यादा मिलेंगे या गुस्सा कम करने वाले लोग, गुस्सा ज्यादा वाले लोग, है ना, इसीलिए क्रोध की अवस्था ज्यादा है। और हाई बीपी वाले लोग ज्यादा मिलेंगे या लो बीपी वाले, हाई बीपी वाले। तो इसलिए ठंडक से शुरुआत करना है, चंद्र नाड़ी से अनुलोम विलोम की शुरुआत करनी है, बस ये रीजन है। जिनको लो बीपी रहता है वो राइट नोस्ट्रल से शुरू कर सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा लो बीपी रहता है वो सिर्फ राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, एक ही साइड, उसको सूर्य भेदी प्राणायाम बोलते हैं। जिनको हाई बीपी रहता है वो लेफ्ट से ले, राइट से छोड़ दें, इसको चंद्र भेदी प्राणायाम बोलते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं मन्नू कपूर जी का कि कपालभाति कितनी देर करना चाहिए। नहीं, जो 1-2 घंटा जिनके लिए बोला जाता है वो किसी विशेष रोग में बोला जाता होगा, और वो उसकी स्पीड और वो भी नियंत्रित की जाती है। जैसे अभी बोलने में भी कपालभाति होता है, किसी को खांसी हो जाए बहुत ज्यादा, वो भी कपालभाति है, समझने वाली बात है। लेकिन हाँ, कपालभाति अगर आप करते हैं इस स्पीड से, ये आप आधा घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए शर्त है, सर्वाइकल ना हो, हेडेक ना हो, आंखों की एलर्जी ना हो, हाई बीपी ना हो, वो व्यक्ति कर सकता है। 1 घंटा भी कर सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड है। सबको एक जैसी चीज नहीं आप बता सकते। ये तो वही बात हो गई ना कि शेर, बंदर, हाथी, घोड़ा और मछली, सबको बोल दिया कि उस पहाड़ की चोटी पर जाकर आओ, बराबर नहीं कर सकते ना। सबका शरीर अलग अलग है, कंडीशंस अलग अलग हैं, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। अमरदीप सोन जी, थैंक यू। कृष्णा बलर जी, थैंक यू। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, नमो आनंदम। और परहेज के बिना आप ठीक नहीं होंगे, ये हमेशा याद रखना। आप चाहे कपालभाति करें, चाहे अनुलोम विलोम करें, ये ध्यान रखना है। ये नहीं है कि कपालभाति किया अब आप कुछ भी खाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कर सकते हैं क्या आप कि आपकी गाड़ी सर्विस होकर आई है, पेट्रोल वाली थी, आज आप डीजल डलवा दो, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये लापरवाही नहीं। वो भजन है ना, कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा। ठीक है ना। निकिता जी, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम में कोई सीक्वेंस नहीं होता एक्चुअल में, वो भी कंडीशन पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में भस्त्रिका कर सकते हैं क्योंकि वो वार्म अप भी करता है और ऑक्सीजन, लॉजिकली है सारा कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। भस्त्रिका क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए भस्त्रिका सबसे पहले वो ज्यादा अच्छी बात है, ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, उसके बाद आप व्यायाम करें, अदर प्राणायाम करें, दैट इज वेरी गुड।
ठीक है, भस्त्रिका से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। आप सब खुश रहें। आप सभी में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। नहीं, उषा पोरवाल जी, लंबर में आपको कपालभाति नहीं करना चाहिए, पहले अर्ध सलभासन करना चाहिए। आप अपने पोर्शन को ठीक कर लें, उसके बाद कपालभाति। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। वो जानकारी नोट कर लीजिए, 20 तारीख से फ्री वेट लॉस कैंप है, लाइव सेशन होगा फेसबुक और इंस्टा पे। और 1 मार्च से टीटीसी कैंप है, वो हमारे नेचुरोपैथी सेंटर पर रेजिडेंशियल होगा। और 5 फरवरी से डिटॉक्स प्रोग्राम है 1 वीक का नेचुरोपैथी सेंटर पर, रेजिडेंशियल है वो भी। नमो आनंद।